हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में फोर्स एंड प्रेशर, ये जो चैप्टर नंबर आपका 8 है ना, इसी को शॉर्ट पे समझाने जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बाकी अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो थोड़ा आप यहाँ से और पढ़ लेते हैं ताकि आपको और प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है। देखो, ये ना सीधा आंसर पर नहीं पहुंचे, पहले एग्जाम्पल लिया, उसके बाद फिर हम आंसर पे पहुंचे कि वो कहना क्या चाहता है। तो हम यहाँ पे ब्रीफली पढ़ेंगे, मेन में पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है, जैसे कोई चीज चल रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कोई चीज चल रही है तो वो रुक जाती है ना। तो इन सबके पीछे कौन है? इन सबके पीछे है फोर्स। कौन है? फोर्स। फोर्स क्या करता है? किसी की पोजीशन को चेंज कर देता है। फोर्स क्या करता है? किसी चीज को मोशन में ले आता है। अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फोर्स के बारे में बताना चाहते हैं कि आखिर फोर्स है क्या। तो ये कह रहा है, आपने देखा होगा, आप किसी चीज को पिक करते हो, किसी को ओपन करते हो, बंद करते हो, लात मारते हो, हिट करते हो, लिफ्ट करते हो, या फ्लिकिंग करते हो, पुशिंग करते हो, पुलिंग करते हो, तो आप इसमें कोई ना कोई काम कर रहे हो। एक्चुअल में ये सब क्या है? फोर्स है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है इन सब चीजों को चेंज करता है। और अगर हम सिंपल डेफिनेशन में अगर हम पढ़े ना कि फोर्स क्या है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशन दे रखी है। साइंस में फोर्स किसे कहा गया है? फोर्स लिखा है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी वस्तु को धक्का लगाना या खींचना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। कैसे? कैसे? यहाँ पर देखो, इन्होंने पूरी एक एक्टिविटी करके दिखाई है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप किसी किताब को जो टेबल पर प्लेस्ड है उसको मूव कर रहे हो, तो आप उसमें क्या देखते हो? उसे आप क्या करोगे? या तो पुश करोगे, धक्का मारोगे, या खींचोगे अपनी ओर, या उसको उठाओगे। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या क्या हुआ। क्या इसमें पुश हुआ? हाँ हुआ। क्या इसमें पुल हुआ? हाँ, पुल भी करना पड़ा। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, देखो, ओपनिंग और शटिंग ए डोर, या तो दरवाजे को खोलो या बंद करो, तो उसमें क्या होगा? पुशिंग होगी, हाँ। पुलिंग होगी, हाँ। क्या लिफ्टिंग उसमें कर सकते हैं? हाँ, उसे उठा भी सकते हैं गेट को। तो इसमें पुश हुआ, यस। पुल हुआ, यस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ता हूँ। ठीक है, ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। कुएं में से ना हम जैसे बकेट है ना उसको निकाल रहे हैं, पानी भरने के लिए निकाल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से एक्शन होंगे। यहाँ पर देखो, ये सारे एक्शन है। पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लेफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एक्शन है। देखो, हम उसको लोअरिंग करेंगे, बकेट को नीचे देंगे, उसे फिर लिफ्ट भी करना पड़ेगा, उसे पुलिंग भी करनी पड़ेगी, हाँ है ना। और हमने लोअरिंग तो मैंने बता दिया, ये हो ही गया। तो दोनों में पुश पुल हो रहा है, हाँ हो रहा है। फिर फुटबॉल प्लेयर है, वो क्या कर रहा है? प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। अब वो पेनल्टी किक उसको मिल रही है, तो क्या हो रहा है? अब वो जैसे फुटबॉल को उठाएगा, किक कर रहा है, हिट कर रहा है। तो यहाँ पर पुश हुआ, पुश तो वो कर रहा है, लेकिन खींचने की कोई काम नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो नो लिख देंगे। फिर अगर है क्रिकेट बॉल है, हिट कर रही है। ठीक है, क्रिकेट बॉल हिट कर रही है, किसके द्वारा? बैट्समैन के द्वारा। हिटिंग कर रहा है, लिफ्टिंग कर रहा है, और क्या कर रहा है? फ्लिकिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुलिंग का कोई काम नहीं, तो पुशिंग है। तो इस तरीके से अगर टेबल आती है तो आप इसको यस नो लिख के भरेंगे। तो आपको समझना कि फोर्स किसे कहते हैं। आपको याद क्या करना है? देखो, अगर टेबल ऐसी आए तो आपको बता दें कौन कौन से एक्शन हो रहे हैं, और फिर पुश और पुल हो रहा है। अगर हम टोटल ग्रुप करके करें, पुश मतलब क्या होता है? धक्का मारना। धक्का मारने वाली बात हो रही है, हाँ हो रही है। या खींचने वाली बात हो रही है, तो आपको कॉमन सेंस लगा के उसे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स समझ में आ गया। अभी क्या कह रहा है? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि फोर्स से ना हम किसी भी चीज को मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए किसका यूज होता है? फोर्स का यूज होता है। फोर्स किसी भी चीज को मोशन में लाने में काम आता है। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखो, फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। यहां देखो, ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं समझाता हूं आपको। देखो, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं। देखो, अगर फोर्स का हम जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, और अगर हम वहीं पे फोर्स और ज्यादा कर देते हैं, तो क्या होगा? फोर्स में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो ये दो बच्चे हैं, इसको धक्का लगा रहे हैं, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फोर्स ऐड होगा, तो वो चीज ज्यादा और दूर जाएगी। लेकिन अगर अपोजिट में लगाया जाएगा, तो फोर्स जिसका ताकतवर होगा, ठीक है, उसमें से जिसका जितनी ताकत है दूसरे वाले का घट जाएगा, जो बचेगा उतना इफेक्ट दिखेगा। पता है क्या है? ये न्यूमेरिकल में आ सकता है आपके।
ठीक है, जैसे बोला गया कि एक बच्चा 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा बच्चा 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल कितना फोर्स होगा? 80। और अगर अपोजिट वाला बोलेगा बोलेगा एक बच्चा 40 न्यूटन लगा रहा है, एक बच्चा 50 न्यूटन लगा रहा है, तो फोर्स क्या होगा? तो अगर अपोजिट में है तो आप बोलोगे नेट इफेक्ट 10 का होगा। इसका होगा 10 न्यूटन का होगा। समझ में आ गई? तो आपको ये बताना चाह रहा है कि फोर्स अगर अप्लाइड कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसे ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड बन गया। लेकिन अगर हम फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो नेट फोर्स जितना होगा उतना इफेक्ट दिखेगा। इस तरीके से अगर, क्योंकि अपोजिट में लग रहा है तो हमारा काम नहीं बन पाएगा, तो वो हमारे लिए एक तरह से क्या होगा? दुश्मन की तरह होगा, क्योंकि हमें रोक रहा है। अब सुनो आगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखो, फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी होती है और अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन आपने यहाँ देख ली कि अगर सेम डायरेक्शन होगी तो फोर्स बढ़ेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो फोर्स कम हो जाएगा, है ना। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड वैसे तो फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसी को ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उससे मैग्नीट्यूड कहते हैं। वी लर्न दैट फोर्स कुड बी लार्जर, फोर्स बड़ा भी हो सकता है, फोर्स कम भी हो सकता है, फोर्स बराबर भी हो सकता है। तो जितनी फोर्स की स्ट्रेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर हो गया कि अगर कोई पूछेगा फोर्स क्या है तो बताओगे फोर्स तो पुश पुल है, और फोर्स में क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। फिर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड क्या है? फोर्स की स्ट्रेंथ, फोर्स की स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होता है वो क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो, ये कुछ एक्टिविटी है ना, ये कुछ एक्टिविटी दे रखी है, तो उसी को ब्रीफली, जैसे एक बॉल तेजी से आ रही थी, अगर ये इसको सीधा रोक के करेगा तो इसको नुकसान कर सकती है, लेकिन इस बॉल की स्पीड तो कम होगी ना। तो फोर्स के बारे में देखो कैसे बताया जा रहा है, देखो these observations suggest that a force applied on an object may change its speed। ये देखो, स्पीड चेंज कर दी ना, तो फोर्स से स्पीड चेंज हो जाएगी। देखिए ये क्या लिखा है, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। मतलब जिस डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है और अगर मैं उसी जगह फोर्स लगा रहा हूँ तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर फोर्स लगा रहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम डायरेक्शन में डिस्कस किया था ना कि डायरेक्शन जब जिस सेम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, अपोजिट होगी तो घटेगा। यहाँ पे स्पीड क्या बता रहा है, स्पीड बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ये देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये इसको मार रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में मार रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, हाँ है ना। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, देखो ये क्या कह रहा है, अ चेंज इन आइदर द स्पीड। ये ना खालिस्तान ट्रू फोर्स इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है उसमें। ये कह रहा है चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर पूछेगा चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तो आप बोलोगे अगर उसकी स्पीड में, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड में चेंज आता है, उसके डायरेक्शन में चेंज आता है, ये दोनों में चेंज आता है, तो हम इसको बोलते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इस प्रकार अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है या उसकी जो डायरेक्शन होता है उसे चेंज कर देता है। तो हमें बोल सकते हैं इस प्रकार जो फोर्स होता है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन किससे जुड़ा हुआ है? फोर्स और डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाता है, आपको उसको बताना पड़ता है। ये कह रहा है डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। ये कह रहा है इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होता है हर वक्त किसी की मोशन स्टेट को चेंज कर सकता है। बताओ, क्या फोर्स हर बार मोशन स्टेट को चेंज कर सकता है? आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा हैवी बॉक्स है और आप उसमें जितना फोर्स लगा रहे हो वो उसके बराबर या उससे कम है तो वो उसको नहीं हिला पाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो है एक दीवार को हिलाने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो उसको हिला पाएगा? अगर उस व्यक्ति के अंदर जितना फोर्स है वो उस दीवार से बहुत ज्यादा है तो वो नहीं हिला पाएगा। तो यहीं पर ये आपको याद रखना है। अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो बता दोगे इसके बारे में।
ये कह रहा है इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट, ये कह रहे सामान्य अनुभव है that many a time application of a force does not result in a change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. ये कह रहा है आप जो है अगर इसी बॉक्स पर बहुत ज़्यादा बल भी लगा रहे हैं तो वो अपनी जगह से नहीं हिलता, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ मोशन जो है वो हर बार चेंज कर पाए, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई? अब आगे सुनो, ये कह रहा है फोर्स क्या शेप चेंज कर सकती है ऑब्जेक्ट की? हाँ, फोर्स से हम ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसे अ लंप ऑफ डफ लिया हमने, ऑन ए प्लेट लिया, आटा गूंथ रहे हैं, तो अब जब इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ? चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। बताओ क्या चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है? देखो ये जो आटा है कहीं इधर तो जा रहा है क्या? नहीं ना, तो इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। पर बताओ क्या शेप चेंज हो रही है? हाँ, शेप तो चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट ये कह रहा है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आप कर लोगे ना, इसे थोड़ा छोटा कर लूं मैं ना इस टाइप देखते। फिर ये कह रहा है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाइसिकल। ये देखो स्प्रिंग लगा होता है, जब व्यक्ति इस पे बैठा, ये प्रेस हो गया तो अब इसकी शेप चेंज हो गई। तो क्या इसमें मोशन में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, शेप चेंज हो रही है। फिर ये बताओ, एक रबर बैंड है सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल, यहाँ पे लगाया जा रहा है ना, फिर ऑन ए वॉल पे लगाया जा रहा है। अब बताओ बाय हैंगिंग ए वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री हैंड, तो बताओ हमने इसको लटका दिया, ठीक है, या हम उसको खींच रहे हैं, फ्री हैंड से खींच रहे हैं इसके हैंड से, तो क्या होगा बताओ? क्या इसमें स्टेट में चेंज हो रहा है? नो। क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? यस। अब ऐसे एक और देख लेते हैं। ये कह रहा है एक प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस कर दिया गया बिटवीन टू ब्रिक्स के, ये देखो, बाय पुटिंग ए वेट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब हम यहाँ पे वेट अप्लाई कर रहे हैं तो बताओ क्या यहाँ पर चेंज इन मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन शेप चेंज इसकी हो रही है क्योंकि उसको दबा रहे तो चेंज हो रहा है, ये दब के ऐसे हो जाएगा ना शेप। तो आपको ये चीज समझनी है कि ऐसा नहीं है कि चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन हर बार होता है, ठीक है, ये आपको समझना है। देखिए, तो फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या करता है? पहला, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उसे चला सकता है। दूसरा, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर वो चीज चल रही है तो उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है। और मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमने क्या पढ़ा, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, हाँ या ना। फिर मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और शेप भी चेंज कर सकता है। मे कोज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, और ये कुछ भी और सारे चेंज भी एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स कैसे कैसे कौन कौन से टाइप का होता है। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसमें जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो अगर हमारे कॉन्टैक्ट में हो जाए। और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा कौन सा होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बिना टच किए वो अपना इफेक्ट दिखा दे, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला अगर आपसे पूछे कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा, तो मस्कुलर फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि भाई मस्कुलर फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, ठीक है, तो अभी इसका आंसर तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ये लिखा कि मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, पहले हम समझ लेते हैं मस्कुलर फोर्स होता क्या है। तो हिंदी में पेशी बल कहते हैं। ये कहते हैं फोर्स जो मसल्स की वजह से, हमारी मसल्स की वजह से, हमारी ये जो मसल्स है ना हमारी, इसकी वजह से अगर वो हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसे हम मसल्स फोर्स कहेंगे। सिंपल लिखा है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। समझ में आ गया? तो क्या एनिमल भी मसल्स फोर्स लगाते हैं? हाँ, एनिमल भी लगाते हैं मसल्स का फोर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना, अगर पूछेगा एनिमल्स भी लगाते हैं तो हाँ, एनिमल भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं ना। कैमल यूज करता है, डोंकी हो गए, हॉर्सेस हो गए, बुलोक हो गए, इन सब में भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, आप बोलोगे मस्कुलर फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, इसलिए उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। देखो अगर आपसे एग्जाम्पल भी पूछे ना कि कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल क्या, पहला मस्कुलर फोर्स हो गया,
दूसरा होगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं पता है आपको? जब दो चीजें एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आती है ना, तो उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हो जाता है। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये देखो, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कह रहे हैं जितने भी फोर्स जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हैं ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं फ्रिक्शन फोर्स के। इट इज द फोर्स, ये लिखा फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल या सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख देना एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू द मूविंग ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट, ऐसे लिखना, या बॉल की जगह ऑब्जेक्ट लिख देना। अगर फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन बोलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपको याद रखना है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जो किसी सरफेस का जो ऑब्जेक्ट होता है, सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट होता है और जो ग्राउंड है उससे आपस में जो कॉन्टेक्ट होता है, उससे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसी चलती चीज को रोक रहा है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो ऐसे वाटर के अंदर भी होता है, ठीक है। देखो फ्रिक्शनल बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग इट टू ए स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। अगर तुम रोइंग करना बंद कर देते हो तो पानी के संपर्क में आने से ना जो बोट होती है उस फिर वो धीरे धीरे रुकने लग जाती है, और पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में चले तो वो बहेगी भाई। The force of friction always act on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of the motion। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब आप अगर आगे जा रहे हो तो वो आपको पीछे खींचेगा। समझ में आ रही है? ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछेगा कि भाई इसको कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि देखो सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये लिख देना, क्योंकि ये भी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा आपसे और भी चीज पूछ सकता है ना। अब आ जाए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स आपने चुंबक देखी है, तो ये बोल रहा है कि चुंबक का आपको पता होगा कि अगर दो नॉर्थ नॉर्थ होते हैं तो क्या होते हैं, रैपल होते हैं। क्या होते हैं, रैपल, दूर भागते हैं, हाँ है ना। और अगर नॉर्थ और साउथ है, साउथ और नॉर्थ है, तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, हाँ है ना। तो वो बिना टच किए ही सामने वाले पर फोर्स लगा रहा ना, तो इसलिए उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। जो मैग्नेट होते हैं बिना टच किए ही उस पर फोर्स लगा देती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसलिए जो मैग्नेट के द्वारा जो बल लगा जा रहा है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फिर द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कह रहा है जो मैग्नेट लोहे पर इस्तेमाल की जा रही है ना उसको मूव करने के लिए, तो वो भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। समझ में आ गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? जो मैंने बताया सारा ये लिख देना। फिर उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, ऐसा फोर्स जैसे अगर कोई बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी ठीक है पर चार्ज है या अनचार्ज है, तो उसकी वजह से उस पर फोर्स लग रहा है, तो उससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब चार्ज की वजह से। समझ में आ गई? द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। अगर कोई फोर्स कहां से पैदा हो रहा है, किसी चार्ज बॉडी से अनचार्ज पर हो रहा है या चार्ज पर ही हो रहा है, ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये यहाँ पर थी, तो इसको इसने अपने और खींचना शुरू कर दिया। चार्ज और अनचार्ज की वजह से होता है, एक चार्ज हो दूसरा अनचार्ज हो तो उसे फोर्स अपने और अट्रैक्ट करने लग जाता है, खींचने लग जाता है, ठीक है। समझ में आई? ये कह रहा है दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट। ये कह रहा है तब आता है क्योंकि जब बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं होती तब भी आ जाता है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गई? अगर आपसे पूछेगा कि इसे नॉन कॉन्टैक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तब भी अप्लाई हो जाता है जब वो बॉडी उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आती, इसलिए इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है इसका नॉन कॉन्टैक्ट का, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने देखो कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर जाती है, हाँ है ना, तो उसे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है ना, तो वो भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि विदाउट टचिंग विदाउट कॉन्टैक्ट में ऐसे अपनी ओर अटैक कर लेता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या कहलाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हेन द कोइन इज हेल्ड इन योर हैंड, अगर कोइन आपके हाथ में, इट इज एट रेस्ट, वो रुका हुआ है,
ठीक है, एज सुन एज इट इज रिलीज, जैसे तो छोड़ा जाता है, इट बिगेन टू मूव डाउन। देखो सिक्का मेरे हाथ में है, मान लो, ठीक है, और मैंने जैसे से छोड़ा, मैंने तो इस पर बल नहीं लगाया, लेकिन अपने आप नीचे गिर रहा है ना, तो एक फोर्स तो लग रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या वो कांटेक्ट में लाकर उससे उसने खींचा? नहीं ना। तो बिना कांटेक्ट में ले आया ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या कहलाएगा? आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, जितनी भी वस्तु हैं, जितनी भी चीजें हैं, जब वो धरती की तरफ गिरती हैं, ठीक है, क्योंकि धरती उसे अपने ओर खींच लेती है। ये पता कौन सा फोर्स होता है? इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये धरती का होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, दुनिया की जितनी भी सब चीजें हैं ना, सबको अपनी ओर नीचे खींचता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। पता है, ये हर वक्त काम करता रहता है, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। वाटर बिगेन टू फ्लो टूवर्ड द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन इट। आपने कभी सोचा टूटी जैसे खोलते पानी नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि उस समय भी ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। वाटर इन द रिवर, जो वाटर है ना, वो नदी नीचे की ओर पानी को बहाती है, क्योंकि वहां पर भी ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही होती है। समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ये कह रहे ग्रेविटी केवल धरती का पार्ट नहीं है, उसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, दुनिया में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी एक फोर्स पैदा करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचने के लिए। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आ जाओ, प्रेशर क्या होता है? देखो, प्रेशर क्या मतलब होता है बच्चों? जब हम किसी पार्टिकुलर एरिया में या पर यूनिट एरिया में फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी पर यूनिट एरिया में, मतलब कोई एरिया में डिसाइड कर लिया, जब हम उसी में फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका नाम हो जाता है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आप बता देना प्रेशर क्या है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दे कि फोर्स जो है वो 40 न्यूटन है, ठीक है, और एरिया जो है वो 20 मीटर स्क्वायर है, तो आप इसका प्रेशर निकालिए। तो प्रेशर कैसे निकालोगे? फोर्स अपन में एरिया कर दोगे, 40/20 कर दोगे, 20 दूनी 40, तो 2 आ गया। और प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल। देखो आपसे ऐसा यूनिट भी पूछ लेता है, ऐसा यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड होते हैं ना, इसमें मापते हैं उसे। तो फोर्स को हिंदी में बल कहा जाता है, तो इसको न्यूटन में मापते हैं। और प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर को हम पास्कल बोलते हैं, ऐसा यूनिट। और पास्कल, एक पास्कल किसके बराबर होता है? एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर प्रेशर की ऐसे यूनिट ये बोलेगा कि क्या प्रेशर की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर हो सकती है? बोलोगे हाँ, क्योंकि न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर ही पास्कल कहलाता है। और पास्कल प्रेशर की यूनिट है, हिंदी में इसको दाब बोलते, ठीक है, और पास्कल को पास्कल ही बोला जाता है हिंदी में। क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, प्रेशर जो है बहुत बड़ा काम करता है। तो आपको प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लें कि बताओ, चौड़ी पट्टी वाला एक बच्चे ने बैग ले रखा है, एक ने पतली पट्टी वाला ले रखा है। तो ठीक है, अब इसको टांग रहा है बच्चा, तो बताओ किस में प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसमें या इसमें? बच्चों प्रेशर जो है इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें बच्चा जल्दी थक जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होता है, ये देखो जितना बड़ा एरिया होगा, क्योंकि जितनी बड़ी रकम होती चली जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे छोटा होता चला जाएगा। तो जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, जितना बड़ा एरिया होगा, उतना ही प्रेशर कम लगता है। समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछे कि चौड़े पट्टी वाले बैग लोगे या पतली पट्टी वाले लोगे, तो बोले चौड़ी पट्टी वाला सही रहेगा, क्योंकि इसमें हमें थकावट ज्यादा नहीं होगी, हमें प्रेशर ज्यादा नहीं लगेगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई हम पे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, सुन रहे हो? तो आपको ये याद रखना, ये स्मॉलर द एरिया द लार्जर द प्रेशर। ठीक है, याद रखना, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन सरफेस फॉर द सेम फोर्स। अगर फोर्स सेम है तो एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। ये वैसे एग्जांपल पता है किसका दे रहा था? ये इसका दे रहा था, ये नेल का दे रहा था, नेल। ये नेल है ना, ये जैसे ये है नेल है ना। तो अगर मैं जो है ना, ये देखो, ये
बिल्कुल यहाँ पतला पहना होता है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये अंदर इजीली चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका एरिया कम है। ठीक है, और इसको आराम से, मतलब एरिया कम है तो इसमें आराम से अपना प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा और वो अंदर की तरफ हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ उल्टा करूंगा तो ये अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसे आप कोई भी बैच का आ जाए, कोई और भी एग्जाम्पल दे दे एग्जाम में, तो आपको उसको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बता दो। ठीक है, फिर कह रहे हैं डू लिक्विड एंड गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, एग्जाम में आता है। क्या लिक्विड गैस सॉलिड तीनों के तीनों प्रेशर अप्लाई करते हैं? बोलो कोई यस, सब में प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड सॉलिड, तो प्रेशर लिक्विड और सॉलिड भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देखो एक एक्टिविटी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं किस तरीके से प्रेस कर रहे हैं, पानी ऊपर जाता चला जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक्टिविटी एक बार पढ़ लेना सारी। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ, सुनो इधर। You can note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the side of the container as well? देख रहे हो, समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? हमने ना नीचे नहीं लगाया, हमने ऊपर करके देखा, तो हमने जब इसे ऊपर लगाया तो गुब्बारा थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर वाटर के द्वारा भी लगाया जाता है और साइडों में भी लगता है। नीचे तो आपको ग्रेविटी खींच रही है, चलो नीचे जा रहा है, तो यहाँ से भी देखो उसको इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर भी देखो इसमें मतलब छेद किया तो पानी निकलने लगे, क्योंकि प्रेशर अप्लाई होता है। तो ये कह रहा है आगे, कैन यू नाउ से दैट, क्या आप कह सकते हैं कि लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट करती है दीवारों पर? हाँ करती है। आप एग्जाम्पल ये वाला दे सकते हैं। ठीक है, पानी से भरा हुआ, और यह भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे सुनो, ये कह रहा है व्हेन यू इन्फ्लेट ए बैलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। ये कह रहा है जब हम इन्फ्लेट करते हैं ना बैलून को, तो हम क्या करते हैं, उसको बंद क्यों कर देते हैं उसके मुंह को? व्हाट हैपन व्हेन यू, अगर बताओ क्या होगा जब हम उसके मुंह को खुला कर देंगे इन्फ्लेटेड बैलून को? जब हम किसी बैलून में हवा भर रहे हैं तो उसके मुंह को आगे से बंद क्यों कर देते हैं? भाई अगर हवा नहीं करेंगे तो वो सारी हवा निकालेगा, और इसका मतलब क्या हुआ, गैस में प्रेशर होता नहीं होता, तभी तो। ये कह रहा है इस तरीके से आपको याद रखना कि गैस जो होते हैं वो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे कि सोलर लिक्विड गैस क्या तीनों में प्रेशर लगता है? आप बोलोगे यस लगता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानने से पहले एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे जो एयर हमारे चारों ओर होती है, जिसने हम एक तरह से एक एनवेलप की तरह, हवा का जो पूरा का पूरा हमारे को घेर रखा है, एक ब्लैंकेट की तरह बोल सकते हो, आवरण जो बना रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर का। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सुनो, उससे पहले एक और चीज सुनो। ये कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो ये कह रहा है जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है ना, वो कई किलोमीटर तक हमारे सरफेस की, धरती के ऊपर फैली हुई होती है, और ये हवा के द्वारा इसमें एक प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गई? यहां से आता पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता देना। ये कह रहे वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको पता ना प्रेशर किसे कहते हैं? पर यूनिट एरिया को बोलते हैं। इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर, ये कह रहा है मान लो हम सिलेंडर बना ले। क्या बना ले? सिलेंडर बना ले। तो इस तरीके से बना लिया हमने। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये कह रहा है वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट्स फील्ड विद एयर, और इसमें हवा भर दो, तो देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये अगर सिलेंडर भर दो तो ये जो हवा का जो दबाव पड़ेगा ना नीचे की ओर, वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब एक बात, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अगर हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना बड़ा कितना छोटा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये कह रहे देखो वो तो उसके एरिया, ठीक है, उसके स्पेस पर डिपेंड करता है। ये कह रहे व्हेन वी प्रेस, आपने कभी शक्कर लिया है? शक्कर, इसको दबा के देखो, इसमें हवा निकल जाएगी, तो फिर इसको खींचोगे ना तो खींचेगा नहीं। ऐसे ही देखो, इतने सारे घोड़े लगा दो, इसके बीच में बिल्कुल हवा निकाल दी, तो इसमें इतना प्रेशर बन जाएगा कि इतने घोड़े भी इसको अलग नहीं कर पाएंगे। ये ओटो वॉन गुरिक की जर्मन साइंटिस्ट थे, 17वीं सेंचुरी में इन्वेंट करा था ने, अ पंप टू एक्सट्रैक्टेड एयर आउट ऑफ वेसल। उन्होंने सारी हवा को बाहर निकाल दिया। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, उन्होंने उस पंप की मदद से करा, ही डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने ये दिखाया फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। उन्होंने दिखाया कि फोर्स क्या होती है, एयर प्रेशर की फोर्स क्या होती है। उन्होंने दो होलो मेटेलिक हेमिस्फीयर को जो 51 सेंटीमीटर डायमीटर के थे उन्हें जोड़ दिया और उसमें पंप कर दी, हवा बाहर निकाल दी। देन ही एम्प्लॉयड, उन्होंने 8 घोड़े दोनों तरफ लगा दिए हेमिस्फीयर और खींचने के लिए लगा दिए। सो
और इतना ग्रेट फोर्स लगा प्रेशर उनको अलग करने के लिए, लेकिन वो फिर भी उसे अलग नहीं कर पाए। समझो, ये होते प्रेशर की ताकत। समझ रहे हो? ऐसी इसको भी आप घर पे अगर आपके पास हो, हवा निकल के करना, आप खींचते रह जाओगे, फिर खींचेगा नहीं, अगर सारी हवा उसमें से बाहर निकल गई तो। ये कह रहे व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड सरफेस एस्केप, जब आप उसे प्रेस करते हैं धीरे धीरे हवा ज्यादा बाहर निकल जाती है। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द सकर, उसे चिपक जाता है बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एक्शन, क्योंकि उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो जाता है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, हमें अगर उसे खींचना है तो अप्लाइड फोर्स शुड बी, तो हमें उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो। मतलब उस चीज को तभी हम खींच सकते हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा फोर्स लगाए। आ रही है समझ में? तो ये एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि अगर कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसको हमें हटाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना उसमें प्रेशर में फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इस हिसाब से, तो अगर मान लो अब हम हवा में रहते हैं, एनवायरमेंट में रहते हैं, इस हिसाब से तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। तो अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फोर्स ड्यू टू एयर इन द कॉलम, मान लेते हैं कॉलम में लेते हैं, हाइट ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और एरिया की, ये 15 × 15 ले लेते हैं। ये कह रहा है इसका मतलब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होगा, यानी कि 225 केजी, यानी कि 2250 न्यूटन में बदलेंगे, 10 से गुणा कर देते हैं, उसके बराबर होगा। तो द रीजन वी आर नॉट, तो फिर हम अगर 225 किलो की चीज हमारे बॉडी पे पड़ रही है, इतनी ऊपर से हमारी बॉडी पे 225 किलो की चीज पड़ रही है, गिर रही है, तो हम क्रश क्यों नहीं होते, टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होते, जब इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है? तो ये कह रहा है अगर पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन तो आप बोलोगे रीजन इसका ही है, हम क्रश इसलिए नहीं होते कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इज एट द प्रेशर, जो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर भी, इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही होता है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी के बाहर से है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जो प्रेशर बाहर है और अंदर से, इसलिए हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा दबाव तो हमें महसूस होता है, ठीक है, जब वो ज्यादा होने लग जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो समझ में आ गया हम क्रश क्यों नहीं होते? तो डियर, इस तरीके से मैंने आपको समझाया। ये जो आते हैं ना, ये आप इसको जरूर पढ़ना अच्छे से। कौन क्या कह रहा है? फोर्स कुड बी पुश और पुल, फोर्स को हम खींच सकते हैं, धक्का मार सकते हैं। फोर्स तब पैदा होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, आते हैं सामने। फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये कह रहा है कि अगर किसी की स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज होती है या डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दोनों चेंज हो जाते हैं, तो इससे स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा था, पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो कारण बन सकता है, चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को, या उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मोशन में चेंज ना हो, शेप में चेंज हो जाए। मैंने अभी आपको पूरी टेबल भर के भी दिखाई थी। फिर कह रहा है फोर्स जो होता है कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विद, फोर्स टच भी कर सकता है और बिना टच करे भी उस पर अपना प्रभाव दिखा सकता है। अगर टच करता है तो उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, बिना टच करता है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। लिक्विड और गैस जो होती है वो भी प्रेशर पैदा करती हैं। प्रेशर जो होता है वो एयर के द्वारा भी लगाया जाता है, इसलिए हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। तो देखिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। ये कह रहे दो एग्जांपल दीजिए जिसमें पुश की एग्जांपल हो और पुलिंग की एग्जांपल हो। पुश मतलब होता है धक्का मारना, तो जैसे क्लोजिंग द डोर बोल दिया आपने, क्लोजिंग द विंडो बोल दिया आपने। ठीक है, समझ में आई? या पुशिंग द कार लिख दो। ठीक है, फ्रॉम व्हेन इट इज इन रेस्ट, जब वो रेस्ट में है तो। और पुलिंग मतलब होता है खींचना, तो पुलिंग का एग्जांपल क्या दे सकते हो? जैसे हम बकेट को निकाल रहे हैं, वेल से निकाल रहे हैं। ठीक है, या डोर को ओपन कर रहे हो, ओपनिंग द डोर बोल सकते हो अपना। या हॉर्स, हॉर्स जो है ना, हॉर्स वो पुलिंग द कार्ट, हॉर्स जो है वो कार्ट को खींच रहा है ना। बैलगाड़ी जैसे वो चलती है ऐसे हॉर्स कार्ट नहीं चलती, वो बोल सकते हो। ठीक है ना, दो एग्जांपल दीजिए जिसमें इन विच अप्लाइड फोर्स कोज ए चेंज इन द शेप, जिसमें शेप चेंज हो जाए। तो देखो यही वाले बोल देना ना, जिसमें शेप में चेंज आ रहा था, ये देखो ये ना, बता दो इसमें क्या बता। लंप ऑफ द डफ ऑन ए प्लेट, स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाइसिकल, इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें शेप चेंज हो रही है। और इसमें आप क्या बता दोगे? इसमें क्या हो रहा है? अब ये लिख दो, मूविंग ए बुक प्लेस ऑन ए टेबल, ओपनिंग और शटिंग ए डोर, ये सारे उसके हो गए एग्जांपल। मतलब पहले वाले के एग्जांपल ये हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरे वाले के एग्जांपल आप ये बता दो। ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं बच्चों, अपने आप बताना आंसर। ये कह रहा है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, अगर मुझे
वेल से हमें वाटर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रस्सी को, देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल मिल गया हमें, हाँ या ना। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, बताओ। खींचना पड़ेगा ना, पुल आ जाएगा। ये कह रहा चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी होती है, जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को क्या करेगी, अपने खींचेगी या धक्का मारेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, अट्रैक्ट। ये कह रहा टू मूव ए लोडेड ट्रॉली, अगर लोडेड ट्रॉली को मूव करवाना भी हैव टू क्या करना पड़ेगा, मुझे पुश करना पड़ेगा। फिर इसने बोला टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, अगर किसी लोडेड ट्रॉली को मूव करवाना तो हमें पुश करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहे द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड डैश नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट, बताओ अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ है तो क्या होंगे, दूर भागेंगे ना, तो रैपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैपल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसने बोला कि इसे भरिए, तो यहाँ पर ही दे रखे, ये सारे हिंट दे रखी है। ये कह रहा है टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स, आपने वो चलाया धनुष, तो ये कह रहा है अब वो बो को स्ट्रेच कर रहा है, द आर्चर अप्लाइज द फोर्स, आर्चर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स, तो इससे क्या होगा, जब वो धनुष को ऐसे चला रहा है, खींच रहा है, तो इससे क्या हो रही है, चेंज, शेप चेंज हो रही है ना, तो शेप आ जाएगा। ये कह रहा है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल हो, बताओ जो फोर्स अप्लाई करा ना आर्चर ने बो पर, तो वो किसका एग्जाम्पल है, कौन सा फोर्स का एग्जाम्पल है। अब जैसे मैं धनुष को ऐसे खींच रहा हूँ, तो कौन सा, मेरे हाथ तो लग रहा है, तो कौन सा फोर्स हुआ, मस्कुलर हुआ, कौन सा हुआ, मस्कुलर। अब ये ना बच्चे ना बुक के क्वेश्चन करते नहीं है, फिर नंबर कहाँ से आएंगे। तो द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द एरो इज एन, अब बताओ जब हमने क्या करा, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, जब हमने एरो जब चलाया ना, तीर चलाया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसकी स्टेट चेंज हुई, तो किसका एग्जाम्पल होगा, बताओ किसका एग्जाम्पल होगा। अब मैंने उसे टच तो करके भेजा था ना उसको, तो कौन सा फोर्स हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा हुआ। अब जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होगा, तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। फिर ये कह रहा है वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट, ये कह रहा है हालांकि जो एरो है वो अपने टारगेट पे जा रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स आर ड्यू टू, बताओ जो फोर्स उसमें एक्टिंग हो रहा है, एंड डैश एंड एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ द एयर, तो कौन सा यहाँ पे लग रहा है, देखो ये कह रहा है जो फोर्स, देखो जैसे तीर जा रहा है ऐसे करके, तो नीचे की ओर जा रहा है ना, तो एक तो उसमें ग्रेविटी लग जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ऐसा होगा। दूसरा ड्यू टू ऑफ एयर, कौन सा, यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एयर, क्योंकि फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन लगेगा इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ बताना है कि अगर मैं स्क्वीज कर रहा हूँ, किसी को दबा रहा हूँ, लेमन को उंगलियों से, ठीक है, जूस निकालने के लिए, तो इसमें आप बताओ क्या हो रहा है, आपको बताना है इसमें क्या हो रहा है। देखो इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग, आपको एजेंट बताना है यहाँ पर, तो बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन शेप हो रहा है या क्या हो रहा है, ये चेंज इन स्टेट हो रहा है, दो होते हैं ना, शेप और स्टेट। तो बताओ जब नींबू को निचोड़ रहा हूँ तो क्या होगा, क्या वो अपनी जगह से भाग रहा है, शेप चेंज हो रही है ना, तो लिख देंगे चेंज इन शेप हो रही है। दो ही हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और ये सुना तो कर लोगे। लेकिन टेकिंग आउट पेस्ट, अगर मैं पेस्ट को बाहर निकाल रहा हूँ, तो बताओ वो क्या है, वो भी शेप चेंज हो रही है उसकी, है ना। अब आपको जैसे वो दूर मतलब बाहर तो निकल रही है ना, तो मतलब उसमें मोशन की ऊपर भी तो लेंगे ना, तो अब मान लो मैंने ढक्कन लगा रखा है, तो उसे दबा रहा हूँ, तो वो बाहर थोड़ी निकली, इसलिए ना पूरा, तो वैसे यहाँ लिखा है टेकिंग आउट पेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन शेप ही आएगा, क्योंकि उस समय उसकी शेप बदल रही है, ठीक है। उसके कह रहे टू लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल द अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स टू ए वॉल, बताओ वही फिक्स किया गया वॉल पर, तो क्या होगा, ये चेंज इन शेप होगा, ये भी शेप चेंज इन शेप ही है ये भी। हुक वाला तो एग्जाम्पल हमने पढ़ भी लिया था। ये कह रहा है एक एथलीट है, वो हाई जंप लगा रहा है, ठीक है, अब बताओ यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन स्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना, क्योंकि वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, जा रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ स्पीड उसकी बढ़ेगी, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद ये अब आपके आगे के क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको सारे कर लेने हैं, ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको समझा दिए हैं, ठीक है, होप समझ में आए होंगे कैसे कैसे करना है, ऐसे आपको पता लगाना है जो चैप्टर पढ़ाया ना,
उसके अकॉर्डिंग देखो कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, कहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स है, कहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है, कहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। ये आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।